हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी जीरो से हीरो की सीरीज में। ये सेशन है 2026 और 2027 का। मींस जो बच्चे अभी नए नए क्लास 12 में आए हैं, ये उनके लिए सीरीज स्टार्ट हो गई है। और आज के इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पूरे इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मींस आज जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी क्लास में, या मतलब आज की इस क्लास में, उससे पहले आपकी इकोनॉमिक्स के बारे में और आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हम भविष्य में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो, इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों। बहुत सारे चैप्टर क्लास 12 के अंदर बहुत कॉन्सेप्चुअल लगेंगे आप लोगों को, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। कुछ आपको चैप्टर्स लगेंगे जहां पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होंगे, कुछ चैप्टर लगेंगे कि यार इसको तो सिर्फ ऐसे पढ़ लेंगे जिसमें ही याद हो जाएगा। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस करने को इकोनॉमिक्स में 12th के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। बस आपको क्या फोकस करना है, जल्दी से एक रजिस्टर और पेन ले लो बेटा, क्योंकि खुद के नोट्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग आप लोगों के लिए नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ देंगे बेटा। इस सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, अगर आपको ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ किसका, जीरो से हीरो सीरीज का। वहां पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेक्चर्स आपको कब कब मिलने वाले हैं, हम पूरे साल भर कैसे पढ़ने वाले हैं, ये सारी की सारी बातें आपको वहां पर बताई गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जीरो से जो हीरो की सीरीज है ये एक बेसिक सीरीज है। मींस यहां पर हम लोग आपका 100 डेज के अंदर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर और स्ट्रांग बना देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज चालू होगी हम उस टाइम पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमारी जीरो से हीरो सीरीज का जो लक्ष्य है वो हमारे नए नवेले जो क्लास 12 के स्टूडेंट है उनके बेसिक को, उनके जो है कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि मन में फियर आता है क्लास 12 में आते ही कि यार 11th तो जैसे तैसे हम लोगों ने निकाल लिया, अब क्लास 12th में हम लोगों का क्या होगा। तो जो होगा बहुत जबरदस्त होगा। आपको डेली जो है रात में 8 बजे मंडे टू सैटरडे हमारे इस चैनल पर वीडियोस, लेक्चर्स आपके आएंगे बेटा। 35 से 45 मिनट्स के बीच के लेक्चर्स रहेंगे। इन 100 डेज में सिर्फ आपने ये भी देख लिया और अभी अपनी सिटिंग को बढ़ाना भी स्टार्ट नहीं किया तो भी कोई टेंशन नहीं है। ये 35-45 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर आप डेली बेसिस पर हमारे वीडियोस को अच्छे से और पूरा बिना स्किप करे देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि आज की इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं हमारे सिलेबस को। देखो बेटा, यहां पर क्या है, आपकी इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सीबीएसई में 11th के अंदर आपका माइक्रो था और स्टेट्स के कुछ पार्ट्स थे बेटा, यहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगी और साथ ही साथ में इंडियन इकोनॉमी मिलेगी। तो हम दोनों ही यहां पर अच्छे से कवर करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप लोगों को बता देता हूं कि दोनों के अंदर चैप्टर्स भी कैसे कैसे हैं। देखो, ये इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यहां मैंने इसके 7 चैप्टर्स बनाए हैं बेटा, जिसमें पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये आपका जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और आज का भी पहला चैप्टर, इस लेक्चर का जो पहला लेक्चर है या इस सेशन का इकोनॉमिक्स का जो पहला लेक्चर है वो यही चैप्टर होने वाला है। इसको कंप्लीट करेंगे बेटा। उसके बाद में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स होंगे बेटा। उसके बाद में मनी एंड बैंकिंग होगा। चैप्टर नंबर 4 आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगा। चैप्टर नंबर 5 आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी होगा बेटा। चैप्टर नंबर 6 आपका फॉरेन एक्सचेंज होगा। और लास्ट चैप्टर नंबर 7 बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये सातों के सातों चैप्टर्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। हर एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? और हर एक एक टॉपिक को यहां पर जो है अच्छे से क्लियर करेंगे बेटा। ठीक है ना? हर चैप्टर को कोशिश करेंगे कि पार्ट्स में और अच्छे से और सिंपल भाषा में आपको यहां पर समझाया जाएगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन होगा बेटा,
क्लिक करना, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। बट जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, उस टाइम पे आपके पास में रजिस्टर और पेन होना चाहिए, क्योंकि साथ में खुद के नोट्स भी बनाओगे तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी। डेली सिर्फ आपको 35 से 45 मिनट्स निकालने हैं और आपके बेसिक इतने जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे कोचिंग में पढ़ रहे हो, टीचर कोई सा भी क्वेश्चन आपको करा रहा हो, आप एक बार में ही आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको क्लास 12 में अच्छी परसेंटेज बनानी है तो 35 से 45 मिनट्स आप डेली नहीं निकाल सकते हो। कंसिस्टेंटली यहां पर मंडे टू सैटरडे आपके पास में वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे बेटा। तो इस तरीके से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये पूरा का पूरा चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, 100 डेज की सीरीज में जीरो से हीरो की जो हमारी सीरीज है, ये एक प्रॉमिस है बेटा कि 100 डेज में तीनों सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करवा देंगे बेटा। ठीक है ना। तो यहां पर इंडियन इकोनॉमी है बेटा। इंडियन इकोनॉमी में यहां पर हम लोग पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के दौरान में कैसी हालत थी इंडियन इकोनॉमी की, उसके बारे में देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी ने जो 1950 से लेकर 1990 का जो फ्रेज देखा उसके बारे में डिस्कशन होगा बेटा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 6 में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 7 में इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 हमारा जो होगा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मतलब जैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ में यहां पर कंपेयर करेंगे हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस को। इज दैट क्लियर। और इस तरीके से आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी इन 100 डेज के अंदर। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। और हां, अगर आपको हमारा लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है बेटा तो प्लीज आपको 3 काम हमारे लिए करने हैं। लाइक कर देना है हमारे इस लेक्चर को, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो और उन्हें भी बता दो कि ऐसी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। डेली 35 से 45 मिनट्स का लेक्चर आएगा बेटा। संडे को हम लोग ऑफ रखेंगे, बट अगर हमें एग्जाम के दौरान में लगेगा तो आप लोगों के लिए संडे को भी लेक्चर्स आया करेंगे बेटा। मंडे टू सैटरडे किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर्स आएंगे ये मैंने इंट्रो वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख लो और समझ लो कि हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कब कब कौन कौन सा सब्जेक्ट का लेक्चर आने वाला है बेटा। ठीक है, तो प्लीज शेयर कर देना और अपनी अटेंडेंस कमेंट के जरिए शो कर देना कि कौन कौन जो है यहां पर हमारे लेक्चर्स देख रहा है, कहां कहां से देख रहा है, अपने शहर अपने स्टेट का नाम भी जरूर हमें बताना बच्चों। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से, और हां सब्सक्राइब खुद भी करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। ठीक है, चलो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। आपका क्लास 12 का सेशन का जो टाइमिंग है वीडियो लेक्चर आने का, वो रोज रात में 8 बजे है बेटा। पहली बार है इसलिए मैं आपको इतनी सारी बातें दोबारा से बता रहा हूं बेटा, ताकि आप लोगों को दिमाग में पता लग जाए कि भाई रोज रात 8 बजे जो है यहां पर शाहरुख सर मतलब मेरा जो है लेक्चर आएगा बेटा। मैं आप लोगों को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। बिजनेस के हमारे दूसरे टीचर हैं इंजमाम सर, वो आपको पढ़ाएंगे बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, ये लेक्चर नंबर 1 है बेटा, इसको पार्ट नंबर 1 बोलो, लेक्चर नंबर 1 बोलो, बात सेम है बेटा। और यहां पर हम लोग इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बातें हम लोग जानना चाहिए, तब जाकर हम आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो चलो सॉरी, क्या देखने को मिल रहा है बेटा, तो इसका चैप्टर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो बेटा। तो देखो बेटा, यहां पर आप लोग जो है इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स आया हमारे मार्केट के अंदर या हमारे बीच में। अब आप बोलोगे क्यों सर पहले से नहीं था क्या, तो बिल्कुल सही बेटा, पहले नहीं था, पहले सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। अब पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों आया, अभी हम सब इसको धीरे धीरे से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोग यहां पर पढ़ेंगे 1 मिनट। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग जो है यहां पर डिफरेंशिएट पढ़ेंगे किसके बीच में बेटा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में।
उसके बाद में इंपॉर्टेंस देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके बाद में कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स को आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको परेशानी ना आए, कुछ टर्म्स कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे तो उसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर। और लास्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बेटा। तो ये चैप्टर का पूरा स्ट्रक्चर है जो हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे हमारे पास में क्या है। तो इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे जीवन में हमारे देश की इकोनॉमी में आया बेटा। तो देखो बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले हमारे सारी इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। माइक्रो मीन्स छोटा, जहां पर कॉन्सेप्ट कुछ ही चीजों के लेकर थे, पूरे मार्केट को लेकर नहीं थे। यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहना था कि एक फर्म, सिर्फ और सिर्फ एक फर्म क्या प्रोडक्शन कर रही है, एक कंज्यूमर क्या यहां पर कौन से गुड्स की डिमांड कर रहा है। मींस यहां पर पूरे मार्केट के बारे में डिस्कशन नहीं होता था, सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, एक सिंगल कंज्यूमर क्या कर रहा है, इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत पे पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करती थी और पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी काम करती थी। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के पास में माइक्रो के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था अगर भविष्य में कोई क्राइसिस आ जाए तो। और वही हुआ बेटा कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में आ गई 1930 के अंदर बेटा। कब आई बेटा वो क्राइसिस? 1930 के अंदर आई। उसी के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी फेल होती हुई नजर आ रही थी बेटा, ठीक है ना। और ये क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में फैल गई बेटा, और उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां फेल हो गई बेटा, उसे यहां पर सही करने के लिए जिस थ्योरी को लाया गया बेटा, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते थे। मींस अब यहां पर जो है हमें पूरे इकोनॉमिक्स या पूरे मार्केट की जो है समझ को और डेवलप करने के लिए एक और थ्योरी लेकर आए मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि पूरे इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती थी बेटा। और वो क्राइसिस क्या थी बेटा? इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच अक्रॉस फ्रॉम द फेलियर ऑफ क्लासिकल मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स के फेल होने से टू एक्सप्लेन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। और जो पूरे विश्व के अंदर जो क्राइसिस आया था, जो इकोनॉमिक फेलियर आया था, उसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है 1930। But from the revolutionary ideas of the economics John Maynard Keynes, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो कौन लेकर आया बेटा? जॉन मेनार्ड कीनीज यहां पर, या नीज यहां पर लेकर आए बेटा। इन्होंने जो है मार्केट के बारे में, उनके होने वाले क्राइसिस के बारे में लोगों को बताया बेटा कि किस तरीके से यहां पर जो है एक मिनट, कि किस तरीके से हम लोग जो है यहां पर अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? देखो हमें क्या क्या चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखनी चाहिए बेटा यहां पर, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्जेंस बिकॉज इंडिविजुअल, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वाज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक वाइडली प्रॉब्लम्स। मतलब जो पूरे विश्व में, पूरे देश की इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स सफिशिएंट नहीं थी। हमें कुछ और थ्योरी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर बढ़ती हुई जो अनएम्प्लॉयमेंट है, रेसेशन है, उसके लिए सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही, या माइक्रो इकोनॉमिक्स ही उसको जो है इन क्राइसिस से बाहर नहीं निकाल सकती थी। हमें कोई और तरीका ढूंढना था जिससे हम लोग जो है हमारे इस क्राइसिस से बाहर निकल सके, और वो दूसरा तरीका जो था बेटा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही था।
इज दैट क्लियर बेटा? यहां पर किनीज जो कुछ इंपॉर्टेंट, जिससे ग्रेट डिप्रेशन है बेटा 1929 से लेकर 1933 तक चला, मतलब पूरे 4 साल ये क्राइसिस यहां पर बना रहा बेटा। यहां पर जॉन मेनार्ड नीज जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं इस क्राइसिस से लोगों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहां पर जो ग्रेट डिप्रेशन है सर, वो क्या है सर? ग्रेट डिप्रेशन देखो बेटा, उसके बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। यहां पर टू अंडरस्टैंड व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज बोर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेट डिप्रेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी पूरे विश्व को, इसको समझने से पहले हमें यह जरूर समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ग्रेट डिप्रेशन है क्या, क्यों हम इसको जो है ग्रेट डिप्रेशन बोल रहे हैं, और ये डिप्रेशन से क्या मार्केट को नुकसान था। दिस वॉज द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, इसको अभी तक का सबसे बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस माना जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड हैड एवर सीन एंड इट चेंजेस इकोनॉमिक्स फॉर एवर, और इस क्राइसिस ने पूरे विश्व की इकोनॉमिक्स को बदल के रख दिया। ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस था एक तरह से इकोनॉमी के लिए, हर इकोनॉमी के लिए एक बहुत विशाल या बहुत बड़ा सुनामी की तरह था, जहां पर 25% लोगों की नौकरियां चली गई थी। 25% टोटल आबादी का 25% जो व्यक्ति है, ह्यूमन कैपिटल है, वो बेरोजगार हो गया था, लोगों की नौकरियां चली गई थी बेटा। देखो यहां पर हमें ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं ग्रेट डिप्रेशन के जो कि 29 से 33 तक बना हुआ था। तो ये बेटा 4 साल रहा, मैंने आपको जैसे बताया। स्टार्ट कहां से हुआ? यूएसए से स्टार्ट हुआ, द स्प्रेड वर्ल्ड वाइडली, फिर उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज में और अदर कंट्रीज में भी आया, बट शुरुआत इसकी अमेरिका यूएसए से हुई। क्या हुआ? यूएसए का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो पूरी तरीके से क्रैश कर गया अक्टूबर 1929 में, और इसीलिए इसको ब्लैक थर्सडे भी बोला जाता है। ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पहले बताया 25% जो है वर्कर्स यूएसए के अंदर जो है जॉबलेस हो गए, मींस 4 में से 1 व्यक्ति जो है वहां पर जॉबलेस होता चला जा रहा था। अब लोगों के पास में नौकरियां नहीं रहेगी तो जेब में पैसा भी नहीं रहेगा, और जब जेब में पैसा नहीं रहेगा तो खर्च भी नहीं करेगा, और जब खर्च नहीं करेगा तो मार्केट में डिमांड नहीं आएगी, और जब मार्केट में डिमांड नहीं आएगी तो कोई इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी करना कम कर देगी। तो इस तरीके से जो है एक बहुत बुरा इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ने लग गया बच्चों। देखो मैंने कहा ना, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री आउटपुट फेल डिस्क्रीटली, फैक्ट्री शटडाउन्स और रिड्यूस प्रोडक्शन, प्राइस फॉल शैर्पली, प्राइस गिरने लग गई बेटा। फार्मर्स हो चाहे बिजनेसमैन हो, सभी बहुत बड़े लॉसेस को सफर करने लग गए बेटा। ग्लोबली इंपैक्ट पड़ने लग गया, ठीक है ना, क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट भी करती हो और इंपोर्ट भी करती हो, उसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो पूरे ग्लोबली नुकसान होने लग गया बेटा देश में। इंडिया पर भी इंपैक्ट पड़ा बेटा, जो हमारे यहाँ के किसान थे बेटा, उनको भी बहुत ज्यादा जो है प्राइस को लेकर, है ना, चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ने लग गया कि उनको बेटर प्राइस नहीं मिल पा रही है अपने प्रोडक्ट की। तो ये इंडिया में भी इंपैक्ट देखने को मिला, इसलिए इसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। अब यहां पर जॉन मेनार्ड नीज जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं इस क्राइसिस से पूरे विश्व को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी से लोगों को, गवर्नमेंट को समझाना स्टार्ट किया कि अब हमें इस क्राइसिस से बाहर कैसे आना है, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स तक ही जो थी समझ थी, नॉलेज थी। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा सिद्धांत है, मींस प्रिंसिपल है बेटा, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। और कौन सी डिमांड कौन सी सप्लाई बेटा? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, दैट्स इट।
ठीक है ना। क्लासिकली इकोनॉमिक्स बिलीव्ड, वैसे उस टाइम के कुछ लोग थे इकोनॉमिक्स थे, उनका इकोनॉमिस्ट जो थे उनका मानना था कि धीरे धीरे जो है हम इस क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, बट द ग्रेट डिप्रेशन प्रूव्ड देम रॉन्ग। बट इस ग्रेट डिप्रेशन ने, इस बड़े क्राइसिस ने उन इकोनॉमिक्स को गलत साबित कर दिया और मार्केट और ज्यादा इन 4 सालों में बुरी स्थिति में आने लग गया। ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, और ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे बेटा जिनका जॉन मेनार्ड नीज नाम था बेटा, 1883 और 1946, ठीक है, यहां पर आर्ग्यूड करा बेटा उन्होंने। और मार्केट कैन गेट स्टक इन अ लो आउटपुट, और मार्केट जो था वो फंस गया। कैसे फंस गया? यहां पर लो आउटपुट हो रहा है ना, हायर बेरोजगारी मतलब हायर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है बेटा सिचुएशन। जो गवर्नमेंट है मस्ट स्टेप, अब गवर्नमेंट को यहां पर चाहिए कि वो कुछ कदम उठाए और यहां पर पैसा खर्च करे अपनी जेब से गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पर नीस का कहना था कि देखो लोअर आउटपुट हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। अब प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। और लोगों के पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा रोजगार क्यों नहीं है, तो फैक्ट्री में काम नहीं है, तो वो साइकिल घूमती रहेगी अगर हम इसे करेंगे। क्यों? देखो देखो समझो उसको दोबारा। कोई फैक्ट्री है, अब उसके पास में प्रोडक्शन का काम कम हो गया तो वो लोगों को निकाल देगी नौकरी से। जब लोगों को नौकरी से निकाल देगी तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, और जब उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो भी मार्केट में खरीदेंगे नहीं। अब जो मार्केट में डिमांड नहीं आएगी तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करना कम कर देगी। तो गवर्नमेंट को समझाया यहां पर कि अब आपको क्या करना है, अपनी जेब से कुछ समय के लिए पैसा खर्च करना है। अब गवर्नमेंट खर्च करेगी, कहां खर्च करे? तो भाई आप रोड बनवा दो, ठीक है ना, आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा दो, या खुद की जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है उसमें जो है प्रोडक्शन करना चालू करवा दो। तो जैसे ही गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, तो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, जैसे मान लो सपोज करो गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए पैसा खर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए पैसा खर्च कर रही है तो गवर्नमेंट को लेबर चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए? तो लेबर चाहिए, तो लेबर की जेब में पैसा आया। अब जब लेबर की जेब में पैसा आएगा तो वो डिमांड करेगी, जब वो डिमांड करेगी तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ा देगी बेटा, और जब इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उसको भी लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो और ज्यादा लेबर रखेगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपने पास से जेब से पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोग डिमांड बढ़ाए, लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। His idea were published in his famous book, और उन्होंने इसके लिए किताब भी लिखी बेटा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936। इसी बुक से ही जो है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चे। और क्लास कैसी लग रही है बेटा कमेंट करके जरूर बताना। यूजफुल रहे, हेल्पफुल रहे, प्लीज लाइक जरूर करना। ये कुछ काम आप मेरे लिए कर दोगे तो हमारा बड़ा मनोबल बनेगा बेटा, और हम लोग आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। अब वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बेटा? ग्रेट डिप्रेशन कब से कब तक रहा? 29 से 33 तक चला। बर्थ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। क्लासिकली इकोनॉमिक्स फेल हो गए बेटा, क्योंकि उनको लग रहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है, वो धीरे धीरे हम बाहर आ जाएंगे, बट बाहर नहीं आए, इस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। यहां पर जो है नीस बिलीव करते थे, उनका मानना था कि अगर गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा खर्च करेगी, गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज करेगी, तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। और इसी वजह से एक बुक भी उन्होंने लिखी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936। किसने लिखी? जॉन मेनार्ड नीज ने लिखी बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ। अब मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैं आपको ऐसे समझाता हूं बेटा कि अगर सपोज करो कि मैं एक जंगल के अंदर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ की स्टडी कर रहा हूं कि भाई ये पेड़ किसका है, इस पेड़ का नाम क्या है, ये जो पेड़ है कौन से समय पर जो है ज्यादा हरा भरा हो जाता है ना, और कौन सा ये फ्रूट्स देता है, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, वगैरह वगैरह। हम लोग सिर्फ एक पेड़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम एक पेड़ पे स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और अगर हम पूरे जंगल की स्टडी करें जहां पर लाखों करोड़ों पेड़ हैं, और उन पूरे पेड़ों की अगर हम स्टडी करें तो वो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इससे हमें क्या समझ में आता है बेटा? इससे हमें यह समझ में आता है कि माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो मतलब होता है बड़ा। ये जंगल की बातें समझ में आ गई। अब इसको रियल वर्ल्ड से समझते हैं। माइक्रो कहता है कि एक इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है वो क्या डिमांड कर रहा है। एक इंडिविजुअल मतलब वो मैं भी हो सकता हूं, वो आप भी हो सकते हो, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मतलब कोई भी फैक्ट्री का मालिक, वो क्या प्रोडक्शन कर रहा है। तो आपने देखा हम सिर्फ यहां पर सिंगल पर्सन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो क्या कहती है? पूरे इकोनॉमी में डिमांड कितनी आ रही है और पूरे इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कितनी आ रही है। मतलब जितने भी प्रोड्यूसर है एक कंट्री के अंदर, वो सारे के सारे मिलकर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं वो सारे के सारे मिलकर कितनी डिमांड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, एक सिंगल कंज्यूमर या सिंगल प्रोड्यूसर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे मार्केट के प्रोड्यूसर, पूरे मार्केट की कंज्यूमर। इज दैट क्लियर बेटा? तो वही मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेटा मैंने यहां पर डेफिनेशन भी दे रखी है। इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी दैट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, जैसे सच एज नेशनल इनकम। नेशनल का मतलब पूरे देश की इनकम, ठीक है ना। पूरे देश में सपोज करो पूरे इंडिया के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, वो पूरे साल भर में कितना पैसा, सारे के सारे मिलकर पूरे साल भर में कितना पैसा कमा लेते हैं, तो उसको बोलेंगे टोटल इनकम। बट इकोनॉमिक्स में उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? और यहां पर एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश के अंदर टोटल कितने लोग रोजगार टोटल लोगों के पास रोजगार कितना है। जनरल प्राइस क्या चलता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का। एग्रीगेट कंजप्शन मतलब पूरे इंडिया के अंदर कितना कंजप्शन हो रहा है किसी भी गुड्स का, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो दूध हो, चाहे पनीर हो, कुछ भी हो, उसका टोटल कंजप्शन पूरे भारत में कितना होता है। तो टोटल कंजप्शन को एग्रीगेट कंजप्शन बोलना है इकोनॉमिक्स के अंदर। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, पूरे विश्व, पूरे देश के लोग, पूरे इंडिया के लोग मिलकर साल भर में कितना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उस टोटल इन्वेस्टमेंट को हमें यहां पर एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बोलना है। और यहां पर बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा। इसको इनकम थ्योरी या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। लेक्चर को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पा रहा होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो एज यूजुअल आप लोग जो है मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। देखो स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम कर रहा है एक पूरे मार्केट के अंदर, उसे हम स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यहां पर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किन किन चीजों पर काम करता है या किन किन चीजों का ध्यान रखता है जिससे एक पूरी चेन बनती है काम करने की। तो देखो बेटा यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर जो है यहां पर कुछ सेक्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? प्रोड्यूसर है। क्योंकि प्रोड्यूसर का काम क्या है? किसी भी चीज को बनाने का, प्रोडक्शन करने का। वो प्रोडक्शन नहीं करेगा तो हम लोग जो कंज्यूमर हैं वो फिर हम क्या बाय करेंगे, क्या खरीदेंगे बेटा? इज दैट क्लियर? तो प्रोड्यूसर का काम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करना। हाउस होल्ड मतलब आप या मैं, जिसका काम क्या है? मार्केट से अपनी नीड्स को फुलफिल करना, जो भी उसको गुड्स या सर्विसेज चाहिए। एक स्टूडेंट को पेन, पेंसिल, कटर, रबर, रजिस्टर, किताब चाहिए, ठीक है ना। एक घर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? किराने का सामान चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग क्या हो गए? हाउस होल्ड्स हो गए, जिनका काम क्या है? किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करना, मींस उसको इस इंटेंशन से खरीदना। कंजप्शन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, चाहे वो कोई गुड्स हो चाहे वो कोई सर्विसेज हो, उसे खरीदना किस इंटेंशन से? अपने पर्सनल यूज को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे कंजप्शन कहते हैं। तो हाउस होल्ड का काम क्या है? कंजप्शन करना। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है एंगेजमेंट करना एक्टिवली। वो भी किस चीज में बेटा? टैक्सेशन लेना और सब्सिडी प्रोवाइड करवाना। क्योंकि टैक्स नहीं लेगा गवर्नमेंट तो उनके पास पैसा नहीं आएगा बेटा। पैसा नहीं आएगा तो वो जो है खर्च कैसे करेंगे, सब्सिडीज कैसे देंगे बेटा। तो गवर्नमेंट का काम ये है बेटा। नेक्स्ट है बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का काम क्या है? इंडिया का, चाइना का, किसी भी कंट्री का काम क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना,
ठीक है। और लास्ट है फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पर हमें जो है लोन लेना भी पड़ता है और लोन देना भी पड़ता है, जिससे हमारे बाकी फाइनेंशियल सेक्टर के काम रन होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसका स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से यहां तक समझ में आया होगा बेटा। हम लोग ज्यादा भी यहां पर और इस लेक्चर में ले सकते हैं, बट आज के लिए ज्यादा हो जाएगा बेटा आप लोगों के लिए। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा बेटा। पार्ट 1 के अंदर आप लोग प्लीज इसको ध्यान से दोबारा से देखते रहना। आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, बाकी तीसरी बार में अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेटा आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक नेक्स्ट लेवल तक उसको समझ जाएं, वो नहीं हो पाएगा बेटा। इसलिए अगर लेक्चर में कहीं आपको लग रहा है तो आप उसको रिवाइंड कर लें बेटा, और दोबारा से ध्यान से समझने की कोशिश करें बेटा। बाकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स गिवन है बेटा, उनकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है बेटा। आप ध्यान से 2-3 बार भी उस लैंग्वेज को पढ़ोगे ना, तो लैंग्वेज आपसे क्या कहना चाह रही है, नोट्स आपसे क्या कहना चाह रहा है, टॉपिक आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा। बट थोड़ा सा आप पेशेंस रखना बेटा। 1-2 लेक्चर्स आप मेरे ध्यान से देखो, आपका दिमाग जो है इकोनॉमिक्स के लिए यूज्ड टू हो जाएगा, फिर आपको हर चीज आसान लगेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा, कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर लो, वहां पर भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो बेटा, ठीक है। और टेलीग्राम का हमारा एक चैनल है, उससे भी आप जो है ज्वाइन कर लो बेटा। वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर भी मिल जाएगी बेटा। आई होप आज की क्लास काफी हेल्पफुल रही होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है, एज यूजुअल मैंने बोल दिया आप लोगों से, वहां जाके आप हमसे जो है कनेक्ट हो सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास पे, और प्लीज जाने से पहले क्लास को लाइक कर देना, इस लेक्चर को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।